अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर, और आप जानते हैं सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित होता है। अब पहला जो प्रश्न होता है छठा, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क के लिए होता है। इसमें 4 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के लिए। अब ध्यान रखना, मैंने सेक्शन सी में ग्रामर के प्रश्नों को समझाने के लिए निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों को रखा है। जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के 4 प्रश्न आने, प्रत्येक 1 अंक का होगा, लेकिन मैंने क्या प्रयास किया है कि जितने भी टाइप के आपको आ सकते हैं या विगत बोर्डों में जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सबको रखने का प्रयास किया है, जिससे आप इस वर्ष सेक्शन सी को हल करने में कोई त्रुटि ना करें। तो आप पूरा वीडियो देखिए, मन लगाकर देखिए, आशा है आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे और आपके पूरे अंक आएंगे। विश्वास करके देखिए और सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। तो देखिए, मैंने यहां ज्यादा प्रश्न रख दिए, कोई बात नहीं। तो देखिए पहला प्रश्न, दी अर्थ रिवॉल्व कोष्टक में दिया गया है, इसका मतलब कोष्टक में दी गई क्रिया का सही रूप मुझे लिखना है राउंड द सन। यह शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आप जानते हैं शाश्वत सत्य या वैज्ञानिक तथ्य या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, आदतन कोई चीज हो, तो वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं, है ना। और इसके लिए इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग जैसे शब्द आएंगे, या ऑन संडेज, ऑन मंडेज आएंगे, ऑफन, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ऑलवेज, ऑफन, ऐसे शब्द अगर आए तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब यहां दी अर्थ रिवॉल्व्स, क्योंकि अर्थ एक वचन है इसलिए रिवॉल्व मैंने यहां से देखकर लिखा और इसमें एस लगा दिया, बस रिवॉल्व्स एस लगाना है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं यदि कर्ता एक वचन है, अर्थ एक वचन है, इसलिए एस या ई एस लगा दिया मैंने भाई। इसी तरह वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजेज एट 0 सेंटीग्रेड, दी सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूर्व में निकलता है, 2 and 2 makes 4। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं। आई ऑफन गोज टू टेम्पल, मैं प्राय मंदिर जाता हूं, आई ऑफन गो टू टेम्पल, या माई मदर गोज टू टेम्पल ऑन संडे, ऑन से पता लग गया, ऑफन से पता लग गया, ग्रेजुअली, रेयरली, ना, हार्डली, ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या ऑन संडेज, ऑन मंडेज लास्ट में हो, या वैज्ञानिक तथ्य हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर। राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, अब यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ जाए 99% संभावना क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, कर्ता के बाद सीधे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर वो नकारात्मक नहीं है, साधारण वाक्य, नकारात्मक है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक है तो डिड को कर्ता से पहले प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए राम अराइव की सेकंड फॉर्म करेंगे, केवल डी जोड़ना है, डी या ईडी लगाना है, क्योंकि अराइव की अराइव्ड होती है, तो अराइव्ड। तो राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, राम चेन्नई से कल आ गया। तो देखो सी में देखिए, सी फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में आपने देखा था कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो ध्यान रखना भाई कि बिफोर और आफ्टर से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हों और उनमें दो कार्य ऐसे हों कि वो एक के बाद एक हो रहे हों, तो आप निश्चित जान लें कि जो कार्य पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। वैसे भी देख लीजिए, अली केम ये क्रिया की सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो खाली जगह में निश्चित हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, अर्थात पास्ट परफेक्ट आएगा। तो सी हैड फिनिश्ड आएगा भाई। इसमें आपको क्या लिख के आना है, नंबर डाल के छठे का तीसरा और हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको देख लेना है भाई। और अगर यहां हैड फिनिश्ड है तो यहां कर्ता के बाद सेकंड फॉर्म लिखना है, जैसे कम लिखी होती तो यहां केम लिखेंगे, ठीक है भाई।
अब देखिए चौथा, देखिए वी लिव हियर सिंस 2014। देखिए सिंस और फोर आ जाएं और उसके बाद समय दिया गया हो तो निश्चित मान लीजिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब अगर दूसरा वाक्य नहीं दिया गया है, क्योंकि दो वाक्य कब देता है, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना होता है और उसकी पहचान हो जाती है कि पहला वाक्य अगर पास्ट में है तो, और दूसरे में रिक्त स्थान के बाद सिंस या फोर दिया गया है और समय दिया गया है तो निश्चित है हैड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो यहां तो कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब सीधे सीधे अर्थ है कि हम रह रहे हैं यहां 2014 से, तो बी हैव बीन एक वचन होता तो हैज बीन आता, तो यहां क्या आएगा, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। हम यहां तो आपको हैव बीन लिविंग लिख के आना है 4 नंबर डाल के, आपके 4 हो जाते हैं यहाँ पर, मैंने 4 और रख दिए क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को आने का एक रिवाज सा है राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में भाई। अगला देखिए, आई खाली जगह मीट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, अभी बताया था यार, यस्टरडे देखते ही आप तुरंत पहचान जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, आई मेट ए स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, मुझे एक अजनबी से मुलाकात हुई कल, ठीक है साथी। देखिए शंकर प्ले व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, देखिए व्हेन और व्हाइल बीच में आ रहे हों तो 90%, अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 90% संभावना है कि पहले वाक्य में बाज या बर के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। कब, जब बीच में व्हेन हो या व्हाइल हो, ठीक है, तो 90% बताया है, कभी कभी सेकंड फॉर्म ही रह जाती है। तो देखो व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए, शंकर खेलता था नहीं आएगा, खेल रहा था, शंकर खेल रहा था कब, जब हम उसके घर गए, तो शंकर वाज आएगा क्योंकि एक वचन है, वाज आएगा और प्ले में आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य भाई, शंकर वाज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए शंकर खेल रहा था। अगला चलिए देखिए, वी गो टू पिकनिक टुमारो, हम कल पिकनिक जाएंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल या बिल के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ध्यान रखना आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, शेष के साथ विल लगाते हैं, तो यहां वी आ गया तो सेल आएगा भाई, तो वी सेल और गो की गो ही लिखेंगे, तो आपको आंसर में सेल गो लिख कर आना है, सेल गो। अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, यूजुअली आ जाए, ऑफन आ जाए, समटाइम्स आ जाए, रेयरली, स्कार्सली, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ऑन संडे, इस तरह की चीज आ जाएं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कराते हैं बंधु। तो ही यूजुअली गेट्स, क्योंकि ही एक वचन है तो क्रिया में एस या ईएस लगेगा, तो इसके साथ तो केवल एस लगेगा, तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी खड़ा होता है। आप ध्यान से इनको पढ़ लेना, एक बार और रिपीट कर लेना, 100% गारंटी देता हूं आपका प्रश्न इस साल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 7वां प्रश्न आता है, आपको 2 सेंटेंस आएंगे जो इनडायरेक्ट रूप में आपको बदलना होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो मैंने भी यहां थोड़ी सी चालाकी की है, क्या कि चार प्रश्न मैंने रख दिए हैं आपको डबल अभ्यास कराने के लिए। ऐसा मत सोचना कि 4 आते हैं, 2 ही आएंगे भाई, 1 + 1 करके, ठीक है, आपको 2 ही करने पड़ेंगे, केवल में अभ्यास आपका हो जाए, क्योंकि 4 में जो मैं 4 बताए ना, मैं चारों अलग अलग तरह के वाक्य के लिए, इनमें से कोई 2 जरूर आ जाएंगे, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है ना, पर
तरीका यही रहेगा, फिर कह रहा हूं। तो चलिए मैं कलर ऐसा कर लेता हूं। तो देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई हैव बॉट ए न्यू बुक फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तक लेकर आया हूं। अब आप मुझसे पूछें कि साहब आपके मित्र ने आपसे क्या कहा, तो मैं कैसे कहूंगा कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कि वह मेरे लिए एक पुस्तक लेकर आया है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये साधारण वाक्य है, और जब साधारण वाक्य हो तो दोनों सेंटेंसों को दैट से जोड़ते हैं, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, आपको पता ही है, और सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर देते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट। अब ध्यान रखना, आई किससे बदलता है? आई बदलता है सब्जेक्ट से, माई फ्रेंड, ठीक है। तो आप ही या सी, माई फ्रेंड तो ही या सी कुछ भी हो सकता है, तो आप ही या सी अपने हिसाब से लगा लें। तो आई किस में बदल जाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। आई बदलता है, आई माई मी बदलते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो माई फ्रेंड का मतलब ही, और हैज और हैव को बदला जाता है हैड में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो, दैट ही हैड बॉट की बॉट ही रहेगी भाई, क्योंकि हैज हैव और हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, ए न्यू बुक फॉर, और यू बदलता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी ही रहेगा भाई, मी आ जाएगा, ठीक है भाई। यू किस में बदल जाएगा भाई? अपने आप सोचो, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि वह लाया है एक नई किताब मेरे लिए, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, डू दिस वर्क और लीव द ऑफिस, या तो इस काम को करो या ऑफिस को छोड़ जाओ। अब ध्यान रखना, आप यहां गलती क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला यह प्रश्नवाचक है। भाई प्रश्नवाचक नहीं है, ये आदेश है, ठीक है। क्या आदेश दिया उसने? ये प्रश्नवाचक नहीं है कि डू, डू से शुरू होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। ये क्या है? डू दिस वर्क, इस काम को करो, और लीव द ऑफिस, या ऑफिस से छोड़कर चले जाओ। तो कैसे कहेंगे जब आदेश हो? इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ऑर्डर्ड, कमांड, फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट ऐसे शब्द लगाने पड़ते हैं। तो प्रिंसिपल तो क्लर्क को आदेश देता है, इसलिए सेड टू के स्थान पर क्या आएगा? ऑर्डर्ड। तो कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द क्लर्क। और इसमें इतना फायदा रहता है कि जो कही हुई बात है उसको टू लगाकर एज इट इज जोड़ दिया जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है भाई इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसों में। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड ऐसे शब्द इंपेरेटिव में लगते हैं भाई, वाक्य के अनुसार कि किसने किसको कैसा कहा होगा उसके हिसाब से, और फिर टू लगाकर कही हुई बात को एज इट इज लिख दीजिए, टू डू, फिर यहां से लिख देंगे अब, है ना, टू डू दिस की दैट कर देंगे, टू डू दैट वर्क, और लीव द ऑफिस, और फुल स्टॉप, ठीक है भाई। अब देखिए थर्ड, देखिए द टीचर सेड टू रमेश, टीचर ने रमेश से कहा, विल यू डू माई वर्क नाउ। देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक है, उसकी पहचान भी हो जाती है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं था। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो, सीधे से समझ लीजिए भाई वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं, तो देखियो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो तो दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। तो कैसे कहेंगे भाई? द टीचर
आस्क्ड, सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं? प्रश्नवाचकों में आस्क्ड, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, साधारणों में टोल्ड, और इंपेरेटिव में अभी बताया था वाक्य के अनुसार ऑर्डर, फॉरवर्ड मना किया, टोल्ड भी कर सकते हैं, कमांडेड भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। तो द टीचर आस्क्ड रमेश इफ, अब सबसे पहले कर्ता लाना पड़ता है। ये जो वाक्य प्रश्नवाचक है इसको साधारण बनाना होगा, ध्यान रखना, यही गलती करते हैं बच्चे। तो अब कर्ता लेकर आएंगे, यू किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? रमेश, और रमेश क्या है? पुरुष है। तो इफ ही, तो यू किस में बदल जाएगा? ही में, रमेश के कारण। लड़की का नाम होता तो यू के स्थान पर क्या हो जाता? सी, और विल को बाद में लाना पड़ेगा, और विल का बन जाता है वुड, इफ ही वुड डू, और माई किससे बदलता है? आई माई मी बदलते हैं सब्जेक्ट से, द टीचर। अब द टीचर सी हो सकता है या हर हो सकता है, सी हो सकता है, ही या सी कुछ भी हो सकता है। तो माई अगर ही मानेंगे तो हिज, और सी मानेंगे तो हर, कुछ भी लिख दीजिए। इफ ही वुड डू हिज वर्क, ठीक है। और नाव, नाव का बन जाता है देन, ध्यान रखना, नाव का क्या हो जाता है? देन, जिसका दैट, दीज का दोज, ठीक है। ऐसा आप जानते ही हैं भाई। अब आ जाइए चौथा वाक्य, द बॉयज सेड हर्रा वी हैव वन द मैच, बच्चों ने कहा हर्रा हमने मैच जीत लिया है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इनको, दी बॉयज exclaimed with joy, ठीक है। खुशी की बात हो तो exclaimed with joy, दुख की बात हो तो exclaimed with sorrow, SORROW लिख देते हैं, that लगाते हैं जोड़ने के लिए, और हर्रा हटा देते हैं। वी किस में बदल जाएगा? दे में, दे, और हैव की हैड, बॉयज है ना, तो वी कर्ता से बदलता है, आई माई मी है ना, और वी अवर अस ये कर्ता से बदलते हैं। तो वी दी बॉयज से बदलेगा, ठीक है, तो दे आएगा, क्योंकि दी बॉयज बहुवचन है। दे हैड वन द मैच, ठीक है, और यहां फुल स्टॉप लगाएंगे। पांचवा देखिए, मैं चार बता रहा था तो पांच हो गए, चलिए दो ही तो करने थे इसमें। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, प्रिंसिपल ने टीचर से कहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, कि तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं। ये WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड करते हैं, तो उसी तरह लिखिए, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। ध्यान रखना है इसमें कोई भी कनेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। WH वर्ड में WH वर्ड ही कनेक्टिव के रूप में काम में आता है, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला अगर प्रश्नवाचक है उसको इफ या वेदर से जोड़ते हैं भाई। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे? हाउ, अब देखा ये कैपिटल है, इसको स्मॉल में करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी और हाउ मच के बाद क्या, उसको भी लिखना है, संज्ञा जो आती है ना, कितने रन, हाउ मेनी रन्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मच, है ना, पदार्थ है तो उसका नाम लिख देंगे। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब आर देयर है ना, तो देयर को पहले लाएंगे, देयर, और फिर आर बाद में जाएगा। आर को किस में कन्वर्ट करेंगे? वर में, इजारएम को बाज या वर में। देयर वर इन योर, योर किससे बदलेगा? द टीचर। अब द टीचर सी हो सकता है या ही हो सकता है। सी है तो हर कीजिए, ही है तो हिज, इन हिज या हर, कुछ भी एक लिखना है भाई, क्लास, ठीक है। आठवां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। अब इसमें दो ही प्रश्न आते हैं भाई, ध्यान रखना, 1+1, आपको दो ही प्रश्न करने हैं 2 नंबर के, लेकिन मैंने यहां शायद 6, 7,
7 प्रश्न लिख दिए आपके अभ्यास के लिए, ठीक है, जिससे आप समुचित रूप से अभ्यास कर सकें। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं भाई। तो देखिए पहला प्रश्न 8वें का, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स एब्सेंट। अब आप देखिए बाज या बर, नाइदर ऑफ स्टूडेंट, किसी भी, मतलब नाइदर का मतलब सब में से कोई नहीं, तो कोई नहीं का मतलब एक वचन हो गया, ध्यान रखना भाई। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी बहुत हैं, छात्र पढ़ने वाले बहुत हैं कक्षा में, लेकिन उनमें से कोई नहीं, इसका मतलब एक वचन। तो यहां क्या आ जाएगा, वाज एब्सेंट। नाइदर ऑफ द, लक्के सराय स्टूडेंट्स के कारण वर, पर वर नहीं आएगा, वाज आएगा भाई। तो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट, तो वाज आपको टिक करके आना है, नहीं 8वें का पहला लिख के वाज लिख के आना है बंधु उसमें, ठीक है। अगला, दी कमिटी मीटिंग टुमारो। अब देखिए आप कहेंगे कमिटी तो साहब बहुवचन है, अरे मानते कोई समिति है या कमेटी है, उसमें सदस्यों की संख्या बहुत होती है, लेकिन वो बहुत सारे सदस्य मिलकर एक चीज को इंगित कर रहे हैं, एक समूह को इंगित कर रहे हैं। जब कई चीज मिलकर एक समूह को बनाएं तो वो एक वचन ही माना जाएगा। तो कमिटी इज नॉट ए प्लूरल, इट इज ए सिंगुलर। तो कमिटी इज मीटिंग टुमारो, कमिटी की बैठक कल हो रही है, ठीक है भाई। तो यहां गलती मत करना भाई, इस यहां इज आएगा। अब देखिए यहां, द नोवेलिस्ट एंड पोएट डेड, इज आए या आ रहा है, ध्यान रखना। नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार और कवि, इसका मतलब यह एक ही व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मरा है जो उपन्यासकार भी है और कवि भी है, ध्यान रखना। अगर ये यूं होता, द नोवेलिस्ट एंड दी पोएट, अलग अलग, एक उपन्यासकार और एक कवि अलग अलग मरे जब तो आ रहा थे, लेकिन अब एक ही व्यक्ति है क्योंकि दूसरी बार दी का प्रयोग नहीं किया गया है। द नोवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड, आया समझ में, आ गया होगा। अब ध्यान रखना, आइदर बॉयज और गर्ल्स। अब देखिए ध्यान रखना, या तो लड़के या लड़कियां। अब आइदर में कौन कौन है देखिए, अगर बॉय और गर्ल्स होती तो एक वचन आता। देखिए मतलब दोनों में से कोई एक चुनाव है, या तो लड़कियों को ले लीजिए या लड़कों को ले लीजिए। आप कहेंगे कहां पढ़ा रहे हैं सर, आईपैड पे पढ़ा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, दिख गया ना भाई। तो देखिए या तो लड़के या लड़कियां, दोनों ही बहुवचन है, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर प्लूरल। तो इनमें से कोई एक टेलिंग लाइज, झूठ बोल रहा है, तो यहां आर आएगा भाई, ध्यान रखना। अगर ये होता आइदर बॉय और गर्ल्स तो इज आता, क्योंकि या तो लड़का या लड़की झूठ बोल रही है। अब यहां तो देखिए, या तो लड़के बॉयज बहुवचन है, या लड़कियां आर टेलिंग लाइज। अब चलिए, ए ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का एक समूह, प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखिए मैंने बताया ना, जब बहुत से लोग मिलकर एक समूह को बनाएं तो एक वचन की ओर संकेत करते हैं, और वैसे भी ए आ रहा है, एक वचन ऑटोमेटिक हो जाता है, इज आएगा। तो ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो आशा है अब 2 के 2 नंबर आपके आएंगे और गलती आप नहीं करेंगे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। ए नंबर ऑफ प्यूपिल, ए नंबर ऑफ प्यूपिल, इसका मतलब देखिए, अब कहेंगे सर ए ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ये तो एक समूह बना रहे हैं, क्या यहां एक समूह बन रहा है? नहीं बन रहा है, कमिटी में समूह बन रहा था, पूरे व्यक्ति मिलकर एक समूह को, समूह विशेष की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन ये नंबर ऑफ प्यूपिल, क्या किसी विशेष समूह की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है भाई। इन नंबर ऑफ प्यूपिल, तो यहां बहुवचन आएगा, वर रिपोर्टेड टू बी मिसिंग इन द ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत से लोग लापता हो गए थे भाई। 2000 रुपीज, अब आप कहेंगे साहब 2000 रुपए का नोट या 2000 रुपए
तो बहुवचन है भाई। अरे यार 2000 रुपए एक समूह को बता रहे हैं, एक नोट को बता रहे हैं। इज नॉट ए स्मॉल सम, एक छोटी राशि नहीं है, सम माने राशि। आशा है आपको अब इसमें गलती का मौका नहीं मिलना चाहिए भाई, आप गलती नहीं करेंगे। ध्यान से पढ़ना बस, आपको पैनिक नहीं होना है, सिर दर्द नहीं लाना है कि यार ये तो नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़ना, ठंडे मस्तिष्क को रखकर हो जाएगा आराम से। एक बार और रिवाइज इसको कर लेना। चलते हैं 9वां प्रश्न, और 9वां प्रश्न होता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पैसिव में बदलना होता है। आप पैसिव तो अच्छी तरह से जानते हैं, ये मुझे भी पता है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। बहुत सरल होता है। समवन हैज स्टोलन माई ऑर्नामेंट, समवन या सब्जेक्ट है, हैज स्टोलन ये क्रिया की थर्ड फॉर्म है, ठीक है भाई। और माई, अब देखिए ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या लगाते हैं, क्रिया में क्या लगाइए, क्रिया में क्या लगाइए क्या, और क्या का जो आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट है। समवन हैज स्टोलन, किसी ने चुरा लिया है, क्या चुरा लिया है, मेरे ऑर्नामेंट, मेरे गहने, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। पैसिव कैसे बनाएंगे, माई ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब समवन है तो हैज आया है, तो अब क्या आएगा, हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज या हैव के बाद बीन लगाते हैं पैसिव बनाते समय। तो माई ऑर्नामेंट्स हैव बीन स्टोलन बाई समवन। देखो समवन हो, पुलिस हो, जहां कर्ता बताना महत्वपूर्ण ही नहीं हो यार। अब सम्मान को नहीं लिखते हैं, बाई सम्मान लिख, जैसे वी सेलिब्रेट्स दीपावली, या दीपावली इज सेलिब्रेटेड बाई अस। अरे दीपावली को हम ही तो मनाएंगे, उसको बताने की कहां जरूरत है। जैसे पुलिस अरेस्टेड ए थीप, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ए थीप वाज अरेस्टेड बाई पुलिस, बाई पुलिस नहीं लिखेंगे, ए थीप वाज अरेस्टेड, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो प्यूपिल हो, सम्मन हो, पुलिस हो, या वी हो, इसको या दे हो कर्ता के रूप में, तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है पैसिव बनाते समय नहीं लिखते भाई। पैसिव बनाया ही जब जाता है जब सब्जेक्ट को बताना महत्वपूर्ण ना हो। माई ऑर्नामेंट हैव बीन स्टोलन इतना ही लिखेंगे, बाई संबंध ना लिखें, अच्छा रहेगा। लिख देंगे तो गलत तो नहीं करेगा, पर वो ही सोचेगा यार कक्षा 10 में पढ़ने वाला है, इतनी सी बात को नहीं जान रहा है बच्चा। Why did he punish you? उसने आपको क्यों दंड दिया? ध्यान रखना जिस रूप में है, अगर साधारण वाक्य है तो साधारण में ही पैसिव बनाएं, नकारात्मक है तो नकारात्मक पैसिव बनाएं, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक के उसी रूप में प्रश्नवाचक बनाएं। तो देखिए वाई है तो आप वाई लिख, वाई वर यू पनिश्ड, आपको पता ही है भाई, वाई वर यू पनिश्ड बाई हिम, आपको उसके द्वारा दंड क्यों दिया गया, ठीक है। देखिए ध्यान रखना, डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाते हैं, कर्ता के बाद वाज या वर लगाते हैं। साधारण में, प्रश्नवाचक में कर्ता से पहले वाज या वर को लगाएंगे, तो कर्ता ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू, और यू से पहले वाज या वर लगाएंगे तो यू के लिए वर लगाया जाता है। तो वाई वर यू क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव में हमेशा, तो पनिश्ड, और बाई ही यहां आ जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम, सी का बाई हर, यू का बाई यू, आई का बाई मी, वी का बाई अस। ये तो आप जानते ही हैं भाई। इस समय हम पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल आपको रिवाइज करा रहे हैं। पढ़ाने और रिवीजन कराने में अंतर होता है। देवर प्लेइंग वॉलीबॉल, दे बड़ाई बनाइए भाई, देवर प्लेइंग वॉलीबॉल, ये साधारण सा है। तो देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्रिया हुई, और ये क्या खेल रहे थे, क्या लगाइए, तो वॉलीबॉल खेल रहे थे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए कैसे बनाएंगे, वॉलीबॉल एक वचन है इसलिए बाज आएगा, यहां कर्ता दे था, और ध्यान रखा कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है ये, तो कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें बीइंग लगा देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है
तो बी बीइंग लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तब भी बीइंग लगेगा। तो वॉलीबॉल वाज बीइंग, और प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय, और देखी बाय देम हो जाएगी। तो वॉलीबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम। अब देखिए, आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, आई सब्जेक्ट है ना, ओपन क्रिया है, और क्या खोल रहे हैं, ए न्यू शॉप। क्या का आंसर मिल जाए, वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू शॉप, इसको सब्जेक्ट बनाइए तो ए न्यू शॉप, और फिर क्या आएगा, इज, क्योंकि आई के साथ एम, ठीक है। तो न्यू शॉप के साथ इज, ए न्यू शॉप इज गोइंग टू, और उसके बाद बी, गोइंग टू के बाद बी लगाते हैं। मॉडल्स के साथ भी बी लगाते हैं, कैन बी, शुड बी, मे बी, ठीक है। ऐसे ही ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी, सेल और बिल के बाद भी फ्यूचर इंडेफिनिट में भी तो बी लगाते हैं, गोइंग टू बी ओपन, थर्ड फॉर्म, ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपनड बाय मी, आई की क्या हो जाएगी, बाय मी। हैव यू पॉलिश योर शूज, देखो यू सब्जेक्ट है, पॉलिश वर्ब है, पॉलिश कर लिए, क्या कर लिए, नए जूते, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो योर शूज सब्जेक्ट है, तो योर शूज के लिए क्या आएगा, हैज या हैव ही आएगा। तो हैव शूज है, बहुवचन है, हैव योर शूज, फिर हैज और हैव के बाद क्या लगाते हैं, बीन, ध्यान रखना बीन लगाते हैं, बीन, और पॉलिश की पॉलिश्ड, हैव यू पॉलिश्ड ही होना चाहिए था जहां, ठीक है, सेंटेंस ही गलत लग गया था, पॉलिश्ड, ठीक है। बाय यू आप लिखना चाहें तो लिख देना, और ना लिखें तब भी कोई बात नहीं, ठीक है भाई। यहां फुल स्टॉप लगाओ चाहे यहां लगाओ। रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, रमेश करता है क्रिया, सिंग है क्या, क्रिया में गाया, गाना, तो ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या लगाइए क्रिया में, ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। तो ए सॉन्ग इज, भाई डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाते हैं, इज आर एम के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ए सॉन्ग इज, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, संग, ए सॉन्ग इज संग, नॉट और है भाई, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय रमेश, ठीक है भाई। अब स्विच ऑफ द फैन, ऐसे ही ये ना क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इनको कैसे बनाते हैं, लेट, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो लगाइए जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, फिर बी लगाइए, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाइए। तो यहां भी क्या है, स्विच ऑफ द फैन, कैसे लिखेंगे, लेट दी फैन बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। ऐसे ही इसको कैसे लिखते हैं, लेट दी डोर बी क्लोज्ड, ओपन द विंडो, लेट दी विंडो बी ओपनड, ठीक है भाई। अब 10वां प्रश्न आता है भाई, आपको 10वें प्रश्न में 2 प्रश्न फिर मिलेंगे एक एक नंबर के। 10वें में पहला जो प्रश्न होगा, आपको दिए गए उत्तर के आधार पर एक प्रश्न बनाना होगा, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, और दूसरे में आपको क्वेश्चन टैग जोड़नी पड़ी हुई, ठीक है। क्वेश्चन टैग आप जानते हैं, साधारण वाक्य नकारात्मक टैग आएगी, ठीक है, नकारात्मक वाक्य साधारण टैग आएगी। अब प्रश्न देखिए, व्हाट से आपको प्रश्न बनाना है, ठीक है भाई।
दे आर स्टडिंग हिस्ट्री। इसका मतलब प्रश्न क्या पूछा होगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और क्या का आंसर क्या है, हिस्ट्री। तो प्रश्न बनाते समय हिस्ट्री को नहीं लिखें, तो कैसे लिखेंगे, वाट, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब को लेके आइए। प्रश्न WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। तो वाट आर दे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यह नहीं आएगा, वाट आर दे स्टडिंग, वो क्या पढ़ रहे हैं। ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, व्हाट आर दे स्टडिंग, इतना लिखेंगे, एक नंबर का एक ही आएगा। तो मैंने अभ्यास के लिए 8-10 लिख दिए, जिससे आपका समुचित अभ्यास हो जाए। ठीक है भाई, ही इज गोइंग टू फील्ड नाउ, वो इस समय खेतों पर जा रहा है। प्रश्न किससे, वेयर, वेयर का मतलब कहां, स्थान का नाम। ठीक है, वेयर, वेयर का मतलब स्थान, और स्थान नहीं आएगा, इसका मतलब जो वाक्य दिया गया है उत्तर के रूप में, उसमें स्थान के नाम को छोड़कर प्रश्न बनाना है। तो ही इज गोइंग टू फील्ड, तो टू फील्ड, और ध्यान रखना शब्द वो है स्थान का नाम, और उससे पहले आया वाला प्रपोजिशन भी नहीं लिखा जाता है। तो कैसे आएगा, वेयर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, और हेल्पिंग वर्ब का है इज, फिर करता कौन है, ही, वेयर इज ही गोइंग टू फील्ड नहीं लिखा जाएगा, नाव को लिखेंगे, वेयर इज ही गोइंग नाव, वो इस समय कहां जा रहा है। चलिए कलर थोड़ा सा और इसको सही करता हूं यार। द सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, इस सुंदर कप को कल नौकर ने तोड़ा। तो ध्यान रखिए, हु को लगाना बहुत आसान होता है, हु से प्रश्न बनाना बहुत आसान होता है। कर्ता हटाओ, हु लगाओ, कर्ता को हटा दीजिए बस। किसने तोड़ा, नौकर ने। तो दी सर्वेंट हटाओ, हु लगाओ, शेष वाक्य को ऐसा ही लिख दीजिए। तो हु सर्वेंट को हट जाएगा, और फिर पूरा लिख दीजिए सेंटेंस, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो हु के साथ बहुत आसान है ना भाई, कैसे, कर्ता हटाओ, हु लगाओ। अब चलिए फिर देखिए एक और, सी वाज टॉकिंग एंड लाफिंग इन द रूम, तो हु से कैसे बनाएंगे, हु को कर्ता की जगह लगा दीजिए, कर्ता कौन है, सी, सी हटाओ, हु लगाओ, शेष वाक्य को ऐसा ही उतारो। तो हु वाज टॉकिंग एंड लाफिंग इन द रूम। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आई एम ए डॉक्टर, इसका मतलब आपके व्यवसाय के रूप में पूछ रहा है, वाट व्यवसाय को भी बतलाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, वाट से क्या पूछ रहा है, आपके व्यवसाय को। तो आई एम ए डॉक्टर, इसका मतलब तुम क्या हो, या तो व्हाट इज योर प्रोफेशन, या व्हाट आर यू, तुम क्या हो, व्हाट आर यू। ठीक है भाई, या व्हाट इज योर प्रोफेशन। तो देखिए वाई, वाई में क्या है, कारण पूछा जाए, तो कारण में बिकॉज के बाद, बिकॉज प्लस और बिकॉज के बाद वाला वाक्य, या टू और प्लस बाद वाला वाक्य, ये नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिए। वाई में कारण पूछे हैं भाई, तो देखिए आई वर्क हार्ड बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन, मैं कठिन परिश्रम इसलिए करता हूं कि मैं एग्जामिनेशन को पास करना चाहता हूं। इसका मतलब प्रश्न क्या पूछा गया होगा कि आप कठिन परिश्रम क्यों करते हो। तो वाई, और ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। तो वाई डू यू, आई का क्या हो जाता है, यू। भाई प्रश्न पूछेंगे तुम, तो उत्तर दूंगा मैं। ठीक है, तो वाई डू यू वर्क हार्ड, इतना ही आएगा, तुम कठिन परिश्रम क्यों करते हो, आई वर्क हार्ड बिकॉज प्लस बिकॉज के बाद वाला वाक्य वाई के उत्तर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है,
आई सेल कम टू योर ऑफिस टुमारो, मैं आपके ऑफिस कल आऊंगा। प्रश्न पूछ रहा है वेन, वेन का मतलब कब, कब का मतलब समय, तो समय और उससे पहले आया हुआ प्रपोजिशन नहीं लिखेंगे। समय क्या है, टुमारो, समय कब है, कल, तो टुमारो को नहीं लिखेंगे, प्रपोजिशन इससे पहले नहीं आया है तो नहीं आया है। तो वेन विल, अब सेल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। प्रश्न जब बनाएंगे तो आई का क्या होगा, यू, तो वेन विल यू कम टू, और योर का क्या हो जाएगा, माई ऑफिस। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वेन विल यू कम टू माई ऑफिस, तो मेरे ऑफिस कब आओगे, मैं ऑफिस कल आऊंगा। ठीक है, हाउ मैनी से आया है, इसका मतलब संख्या हटेगी, तो ही गॉट 70 मार्क्स इन इंग्लिश, तो 70 हटेगी, हाउ मैनी में संख्या हटेगी, हाउ मच में तोल हटेगी, तो हाउ मैनी, मैंने पहले ही बताया था हाउ मैनी मार्क्स आएगी भाई, हाउ मैनी मार्क्स डिड, क्योंकि गॉट है सेकंड फॉर्म में तो डिड आएगी प्रश्नवाचक बनाते समय हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ मेनी मार्क्स, अरे यार इसको ये मार्क्स ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, तो हाउ मेनी यहां लिख देता हूं, मार्क्स डिड ही गेट। अब देखिए गॉट की जगह क्या हो जाएगा, गेट, क्योंकि डिड आ गया है इन इंग्लिश, केवल संख्या हटेगी हाउ मेनी में और आगे प्रश्नवाचक। तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, उसने अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त किए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, तो देखिए ही डज नॉट बाथ डेली, वो रोजाना नहीं नहाती है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, कॉमा लगा के डज सी, डज सी, क्योंकि यहां नॉट लगा हुआ है, तो डज सी, क्या वो नहाती है। ही हैज सीन द पिक्चर ट्वाइस, उसने पिक्चर को 2 बार देखा है, तो साधारण है, नॉट नहीं है, तो हैजेंट ही, तो इसको कॉमा लगा के कैसे लिखेंगे, हैजेंट। ध्यान रखना नॉट को पूरा नहीं लिखते हैं, नॉट को पूरा नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एन और कॉमा लगा के टी लगा दें, तो हैज तो है ही, तो हैजेंट क्योंकि सादा है तो नकारात्मक क्वेश्चन टैग होगी, हैजेंट और फिर करता कौन है, ही, हैजेंट ही, ये क्वेश्चन टैग आएगी इसकी। यू डिड नॉट मेक एनी कंप्लेंट अबाउट हिज मिसबिहेवियर, आपने उसके दुराचरण के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की, तो डिड नॉट है, तो डिड यू, डिड यू और क्वेश्चन मार्क, नॉट इसमें है तो डिड यू आएगी, नॉट नहीं होता डिडंट यू आ जाते। ए फार्मर ग्रोज फूड फॉर द कंट्री, ग्रोज उगाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डज, ठीक है, ए फार्मर है इसलिए डज, और डजंट क्योंकि साधारण है तो डजंट ही या डजंट सी, आजकल तो सी भी हो सकती है फार्मर भाई, तो डजंट ही और क्वेश्चन मार्क, क्या नहीं उगाता है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है, इजंट, ठीक है, इजंट इट और क्वेश्चन मार्क। राजू हैज परचेज्ड ए रेनकोट, तो साधारण है इसलिए नकारात्मक आएगी, हैजेंट ही, राजू है इसलिए ही, लड़की होती तो हैजेंट सी। लीला कैन डांस इन द पार्टी, तो कांट सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेक्शन डी, और तो चलिए सेक्शन डी, और आप जानते हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से संबंधित होता है। इसमें जो 11वां प्रश्न होता है उसमें आपको पैसेज मिलेगा, जिसमें 3 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे और 3 आपको 1 वर्ड अर्थात 20 से 30 शब्दों में, 1 वर्ड में भी हो सकते हैं और 20 से 30 शब्दों में अति लघुतरात्मक प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा और इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया होगा जो आपकी पाठ्य पुस्तक से
आपको पैसेज से करने होंगे। तो देखिए पढ़ते हैं चलिए पैसेज को। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ये आपको पता है, ये लेंचो वाले पार्ट से है भाई, ये लेटर टू द गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। भाई अपने कैरियर के रूप में उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था, क्योंकि उस पर पता किसका लगा हुआ था? गॉड का, ईश्वर का। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिवेल, एमिवेल ध्यान रखना, फेलो ऑल्सो, एमिवेल का मतलब जो व्यवहार में अच्छा हो, प्रिय हो सबको। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, तुरंत ही वो सीरियस गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को थपथपाते हुए अपनी डेस्क पर कमेंटेड, क्या कहा? व्हाट फेथ, कितनी फेथ है, विश्वास है ईश्वर में। आई विश आई हैड द फेथ अदर मैन हु रोट दिस लेटर, कि मैं चाहता हूं मेरी भी ऐसी ही भगवान में श्रद्धा हो, विश्वास हो। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डिंग विद गॉड, मैं भी ईश्वर के साथ ऐसा ही पत्राचार कर सकूं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस लिखने वाले का, लेंचो ने जो पत्र लिखा था, लेंचो के विश्वास ईश्वर में बना रहे, उसका विश्वास ना डेगे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, एक उपाय सोचा उसने, एक विचार के साथ। पोस्ट मास्टर ने क्या कहा? उसने आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देखने का प्रयास, मतलब सोचा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोलकर देखा, इट वाज एविडेंट that to answer it needed something more than goodwill. केवल उत्तर देने से उसमें काम नहीं चलेगा, उसने देखा केवल लिख स्याही और पेपर से काम नहीं चलेगा, कुछ और से भी काम चलेगा, जो आगे उस पाठ में हमने पढ़ा था कि उसने कुछ पैसों की मांग, 100 ना की बात मांग की थी। वो चलो पैसे यहीं तक है तो यहीं तक हम देखते हैं। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हर्टली बिकॉज, पोस्टमैन हंसकर अपने बॉस के पास गया। क्यों गया भाई? ही हैड हर्ड ए जोक फ्रॉम लेंचो, लेंचो से उसने कोई जोक सुना था। गलत, लेंचो तो वहां था ही नहीं, लेंचो का पत्र था। समवन हैड एड्रेस्ड लेटर टू गॉड, क्योंकि पता पहली बार जिंदगी में देख रहा था कि उस पे पता किसका लिखा हुआ था? गॉड का। ठीक है, ईश्वर का पता जो आज तक किसी को नहीं पता, वो उसमें लिखा हुआ था। ठीक है भाई, तो इसमें बी ऑप्शन सही आ जाएगा भाई। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फॉर्म अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर? द राइटर हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, बिल्कुल सही है। द राइटर डिड नॉट नो द करेक्ट एड्रेस, ये नहीं है सही। द राइटर वाज मेड ऑल ऑफ द अबव, इसमें ऑप्शन ए सही है भाई। टू होम द लेटर वाज रिटन, किसके लिए लेटर लिखा गया था? ईश्वर के लिए, गॉड, ए। इसमें भी आप उसी तरह करेंगे, 12 सेक्शन डी डालेंगे, कृष्ण संख्या 11, 11 का फर्स्ट, 11 का सेकंड, 11 का थर्ड, इस तरह से आंसर लिखते जाएंगे एक एक लाइन को छोड़ छोड़कर। और फिर चौथा प्रश्न देखिए, व्हाट हैड द पोस्टमैन नेवर नोन इन हिज कैरियर? पोस्टमैन ने ऐसा कभी क्या नहीं जाना था? उसने ईश्वर का पता लिखा हुआ पत्र कभी नहीं जाना था। देखिए आया है ना, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। ठीक है, तो यही आंसर है भाई। तो कैसे लिखेंगे? द पोस्टमैन, चौथे का आंसर कैसे लिखेंगे? द पोस्टमैन नेवर हैड, हैड लिखा जाएगा यहाँ भाई, पोस्टमैन हैड नेवर नॉन, नो की थर्ड फॉर्म में, द एड्रेस ऑफ गॉड इन हिज कैरियर। ठीक है भाई, अपने कैरियर में उसने ईश्वर का पता कभी नहीं जाना था, या ऐसा पत्र नहीं, यूं भी लिख सकते हैं, उसने ऐसा पत्र कभी नहीं देखा था जो ईश्वर के नाम पर लिखा गया हो। द पोस्टमैन हैड नेवर नोन
द लेटर विच वाज रिटन टू द गॉड, या विच वाज रिटन टू द एड्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, इन हिज कैरियर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिख देना भाई। फिफ्थ है व्हाट इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर, उस पत्र के लिखने वाले की कौन सी बात से पोस्ट मास्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, ईश्वर में उसकी फेथ को देखकर, श्रद्धा को देखकर। दी कैसे लिखेंगे, दी पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड, ठीक है, वाज इम्प्रेस्ड विद द faith of writer of the letter in God, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट इन टेम्परामेंट, टेम्परामेंट स्वभाव में जो फ्रेंडली हो और प्लीजेंट हो, उसको अभी बताया था ना एमिएबल, देखिए कहां बताया था मैंने, ये काम का शब्द है, वो पता लग जाता है देखते ही, कहा एमिएबल, मैंने यहां ही बताया था आपको, एमिएबल, ये रहा एमिएबल, तो इसको आपको लिखना है भाई, यही शब्द हमें ढूंढ कर निकालना था, एमिएबल, ठीक है। अथवा में देखिए दूसरा, once he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket, the jingling thud of his bamboo woke up from sleep and we ran to meet and greet him, ठीक है। आपको पता है ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से आया है, ये गोवा वाला, बेकर्स ऑफ गोवा। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या लोफ जो डबल रोटी है उसका प्रेम था, नॉट एट ऑल, नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और वेस्टिन द मेड सर्वेंट, क्योंकि उनको तो नौकर लेकर आते थे भाई, ऑफ द हाउस व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स which we chose carefully, sometime it was sweet bread of special make. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and other banged on the bamboo on the ground, ठीक है। वैसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए, उसके पश्चात पैसेज पढ़ते पढ़ते अपने आप पता लग जाता है ये किसका आंसर है, ठीक है। चलिए, हु सेट आउट फॉर सेलिंग राउंड, बेचने के लिए जो राउंड लगाता था वो कौन था, बेगर नहीं था, प्रीस्ट नहीं था, फ्रेंड नहीं था, वेकर, वेकर ऑफ गोवा वाले, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा भाई इसमें। Why did children run from their sleep, बच्चे नींद से जागकर क्यों भागकर आते थे, टू सी द प्रोसेशन, क्रिया को देखने के लिए नहीं, उसका स्वागत करने के लिए आया है, देखिए। वॉक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ कर आते थे, टू मीट एंड ग्रीट द वेकर, बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। विच हैंड बैंग्ड द बेम्बो, बम्बो पर कौन सा हाथ पड़ता था, नीचे नीचे वाली लाइन देखिए। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से बास्केट टोकरी पकड़ता था वो, ऑन हिज हेड, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बो ऑन द ग्राउंड, तो कौन सा, वन हैंड से, एक दूसरे हाथ, ठीक है, ए इसमें करेक्ट आंसर है भाई। एंड अदर बैंग्ड, ठीक है, अदर है, सॉरी, ये इसमें अदर आएगा, बी आएगा, हाँ, इसमें देखिए, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बो ऑन द ग्राउंड, बम्बो अदर, तो इसमें अदर वाला आएगा, ठीक है। एक हाथ है पर वो दूसरे वाला हाथ, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें वो गलत हो जाती हैं।
व्हाट नॉइज वोक अप द चिल्ड्रेन अप, कौन से शोर को सुनकर बच्चे जगते थे, ऊपर आते ना, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो। तो देखिए इसी को लाइन लिख देंगे यहाँ, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन। तो देखिए व्हाट नॉइज वोक अप, जिंगलिंग थर्ड, यहां जिंगलिंग थर्ड आ जाएगा, वोक अप द चिल्ड्रेन अप, इतना लिखेंगे। देख कैसे लिखेंगे, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ बेकर्स बेम्बो वोक द चिल्ड्रेन अप, इतना लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए पांचवा क्या है, हु ब्रॉड द लोब्स ऑफ ब्रेड इन द हाउस, कौन लाता था, ये रहा भाई, पास्किन और वेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस ब्रॉड द लोब्स ऑफ ब्रेड इन द, हु को हटाइए और इस चीज को लिख दीजिए, कहां से कहां तक, यहां से लिखिए, सम पास्किन और वेस्टिन द मेड सर्वेंट, इतना लिखिए, हु को हटाइए और इतना लिखिए। ठीक है, और पूरे वाक्य को उतार देना, ब्रॉड द लोब्स ऑफ ब्रेड इन द हाउस। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन द मीनिंग, जो अर्थ में बिल्कुल इस शब्द के सिमिलर हो, मीनिंग टू बिग, बड़े के, और बड़े के लिए ह्यूज शब्द आया था, मैंने अभी पढ़ा था ना, तो ह्यूज कहां है भाई, ह्यूज बास्केट, बड़ी सी एक बास्केट रहती थी, ह्यूज बड़ा। तो इसमें पांचवें में आप आंसर में क्या लिखेंगे, ह्यूज, ह्यूज माने बड़ा। ठीक है, अब चलते हैं 12वां प्रश्न। अब देखिए 12वें प्रश्न में आपको आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड, 20 से 30 शब्दों में 3 दिए गए प्रश्नों में से आपको कोई 2 करने। मैंने किताब में से 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनने का प्रयास किया है, आप देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है इनमें से आपको आ जाए, प्रयास तो कर लेते हैं यार, याद कर लेना, हो सकता है इनमें से आ जाए, और बाकी के तो नहीं, आप रिवीजन करते रहे साल भर। तो देखिए पहला प्रश्न है, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से लिया गया है, कि जो इनॉग्रेशन उद्घाटन था ना, उसमें अनेक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नेता अटेंड करने के लिए वहां क्यों उपस्थित हुए थे। What did it signified the triumph of, ये किसकी जीत का प्रतीक था। तो देखो आंसर मैंने लिख दिया है इसमें समय बचाने के लिए, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, देखिए यहीं से लिखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंडेड, यहां डिड है इसलिए आंसर लिखते समय अटेंडेड हो जाएगा, द इनॉग्रेशन टू कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका का ये अभ्युदय हुआ था, क्योंकि उन्होंने कि पहले जो वहां गोरे और कालों के बीच भेदभाव था, उस लड़ाई को वो जीत गए थे, और एक नए समाज का उदय हुआ था जो उदारता वाला था, लिबर्टी माने उदारता ऑफ साउथ अफ्रीका, उसकी ग्लोरी, चमक को देखने के लिए ना लोग वहां उपस्थित हुए थे। इट सिग्निफाइड द ट्रम्प, ये किस विशेष जीत की ओर इशारा कर रही थी, ट्रम्प माने जीत, ऑफ जस्टिस, क्योंकि इसमें न्याय की जीत हुई थी, पीस शांति की जीत हुई थी, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय डिग्निटी सम्मान, मानवीय सम्मान की, क्योंकि भाई ईश्वर ने हमको बनाया है, गोरा और काला क्या होता है इसमें, तो एक आत्मसम्मान की लड़ाई को भी काले लोगों ने, जो वहां के जो काले निवासी नहीं, अफ्रीका में दोनों ही प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं, गोरे और काले, तो वो थोड़ा सा भेदभाव करते थे जो काले लोगों के साथ, गोरे वाले, तो उसमें एक जीत थी। तो इसको ढंग से आप पढ़ लेना भाई। दूसरा प्रश्न है, व्हाई कुड नॉट द यंग सेगुअल राइज अबव द सी वाटर, पान, जब वो सीखता ना, सीगुअल जो पक्षी छोटा सा था, वो पानी के लेवल से, समुद्र के पानी के लेवल से ऊंचा क्यों नहीं उठ पा रहा था यार, वो कई दिन से भूखा था, माँ बाप और उसके भाई बहन उसको तरस आ रहे थे, भाई दौड़ तू उड़ना सीख, तो वो 24 घंटे से भूखा था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी। तो मैंने आंसर लिख दिया है, इसी में मैंने 2 प्रश्न लिख दिए, या कोई सा एक आ जाएगा भाई। दूसरा प्रश्न क्या लिख दिया है, व्हाई डिड द फैमिली कांग्रेचुलेट हिम, हाउ डिड, सॉरी,
परिवार ने हाउ डिड द फैमिली कॉन्ग्रेचुलेट हिम, परिवार ने उसको कैसे बधाई दी ऑन हैविंग मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब उसने पहली उड़ान भरी। तो देखो पहले का आंसर है द यंग सेगुल कुड नॉट राइज अबव द सी वाटर, ना समुद्र के पानी के तल से वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था, बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, क्योंकि वो थका हुआ था, कमजोरी महसूस कर रहा था भूख के कारण, हंगर माने भूख के कारण, मैंने जैसे पहले बताया था। और दूसरे का आंसर कैसे बधाई दी थी, द फैमिली कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम बाय ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी चोंच में दिए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी बधाई पेश की थी पहली उड़ान के लिए, सीगल के लिए। ठीक है भाई। तीसरा प्रश्न मैंने जो मेरे हिसाब से लिया है कि वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहां है? तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सब कर्नाटक राज्य का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है भाई। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, समुद्री किनारे पर जो टाउन है मैंगलोर और मैसूर के बीच में ये बसा हुआ है, स्थित है भाई। इट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन, ये स्वर्ग का कोई छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है। डिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा लगता है एक स्वर्ग का छोटा सा टुकड़ा ईश्वर के साम्राज्य से छूटकर यहां आ गया होगा। ठीक है। अब 13वां प्रश्न क्या होता है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 2 प्रश्न दिए गए होंगे 13वें प्रश्न में, उनमें से किसी एक का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना होता है और वो 5 अंक आपको दिलाएगा। बहुत अंक होते हैं भाई, इसके लिए आप कुछ प्रश्नों को याद कर लेना। मैंने यहाँ 2-3 प्रश्न रखने का प्रयास किया है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ 2 ही रखे हैं भाई। चलिए पेपर के हिसाब से, वैसे और भी प्रश्न रख सकता है। मुझे अगर टाइम मिला तो मैं एक वीडियो प्रश्नों के आधार पर और लेकर आऊंगा, प्रयास करूंगा, मैं वादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय भी रात के 11:40 हो रहे हैं और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल सुबह मुझे 7 बजे पहुंचना है, क्योंकि पेपर लेने और उसके पश्चात 12वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का पेपर है। तो अब इसको मैं एडिट कब करूंगा देखता हूं, और कल ही ये वीडियो आपको मिल पाएगा। उसके पश्चात प्रश्नों का संकलन और रिकॉर्डिंग करना कठिन तो होगा, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और मैंने अब तक आपसे ये भी नहीं कहा है यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट के लिए कोई मैं भूखा नहीं हूं, पर इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे कार्य को कोई सराह रहा है। नहीं तो यूट्यूब से मैंने 10 पैसे आज तक नहीं कमाए, ये कन्फर्म है यूट्यूब। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कल पूरे दिन मैं स्कूल में, क्योंकि बच्चे नहीं थे उस समय, और मीटिंग के बाद मैंने पूरा प्रयास किया, रात को लगा रहा 1 बजे तक, और सुबह आज 7 बजे से शाम को 7 साढ़े 7 तक मैंने प्रश्नों का संकलन किया, उनको लिखा, तब जाके ये वीडियो मैंने रात को 9 बजे रिकॉर्ड करना शुरू किया है बंधु। और कंटिन्यूअस मैं बोल रहा हूं और सुबह से मेहनत कर रहा हूं, और फिर भी आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते, इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, कमेंट तो तब करोगे। चलिए मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम कीजिए, देखते हैं क्या होता है भाई। तो देखिए 5 नंबर के लिए जो प्रश्न है भाई, उसके लिए पहला प्रश्न, व्हाट मेड प्रिंस सिद्धार्थ टू लीव हिज फैमिली एंड पैलेस, कि ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिसके कारण राजकुमार जो सिद्धार्थ थे, जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, उनको अपना परिवार और महल, पैलेस माने महल, छोड़ना पड़ा। तो 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो देखिए मैंने आंसर लिख रखा है भाई। प्रिंस सिद्धार्थ हैड सीन साइट ऑफ सफरिंग, उन्होंने लोगों को पीड़ित अवस्था में देखा। साइट माने दृश्य, सफरिंग माने पीड़ित। कि क्या देखे, ही वाज प्रिंस, राजकुमार तो थे ही भाई। ही थॉट दैट लाइफ हैज नो पेन, क्योंकि राजकुमार थे तो उनको पता ही नहीं था कि जीवन में दर्द भी कोई चीज होते हैं, दुख दर्द भी होते हैं, एंड सफरिंग। ही सॉ ए सिक मैन, अचानक वो एक बीमार व्यक्ति देख लेते हैं। एन एज्ड मैन, फिर एक वृद्ध पुरुष देख लेते हैं। ए फ्यूनरल, फिर एक दाह संस्कार जिसमें व्यक्ति रोते हुए जा रहे थे, किसी व्यक्ति का
अंत्येष्टि करने के लिए, प्रोसेशन एंड मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और भिक्षु देखे थे जो अपनी जीविका चलाने के लिए भिक्षाटन कर रहे थे या भिक्षा मांग रहे थे। उनको जब उसने देखा कि यार लोगों में तो कितना दर्द है, क्योंकि राजकुमार के रहते उनको पता ही नहीं लगा था, क्योंकि he thought that life has no pain and suffering. When he saw a sick man, aged man, and a funeral process and a mock begging for alms, he wanted to know the cause of their suffering. तो वो उन लोगों के दुखों का कारण जानना चाह रहे थे और उनको कारण पता नहीं लग रहा था। He left his palace, उसने अपने महल को छोड़ दिया, and family to seek enlightenment, आत्मज्ञान के लिए, एनलाइनमेंट आत्मज्ञान के लिए। भाई लोगों को ये दुखों का कारण क्या है, दुख क्यों होते हैं, उसकी जानकारी के लिए उन्होंने अपने महल और अपने परिवार को छोड़ दिया। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस, क्योंकि जो उन्होंने दुखों को देखा था, विटनेस माने गवाही दी थी, ये देखे थे। दीज साइट्स मूव्ड हिम वेरी मच, उनसे वो अंदर तक हिल गए। ही वंडर्ड फॉर 7 years, वो इधर उधर घूमते, वंडर माने इधर उधर घूमते रहे, 7 वर्ष तक वो निरंतर इधर उधर घूमते रहे, और अंत में ही फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, अंत में वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, जो इस समय कहाँ है भाई, ये बोध गया बिहार में है, ठीक है। ही गॉट इनलाइनमेंट, और तब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और तभी से जो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध कहलाए, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डिड वल्ली सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस, जब वल्ली अंततोगत्ता बस में यात्रा करती है तो बस की विंडो से, खिड़की से क्या देखती है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने स्वयं के वाक्यों में लिखना है। आंसर है, वल्ली स्टूड अप ऑन हर सीट, वल्ली अचानक अपने सीट से खड़ी हो जाती है, सो दैट सी कैन सी आउट ऑफ द विंडो, जिससे वो खिड़की के बाहर देख सके। सी लिफ्टेड द कैनवास कर्टेन, कैनवास का जो पर्दा लगा हुआ था उसको वो उठाती है। सी सॉ द नेचुरल सीनरी आउटसाइड, उसे वो प्राकृतिक दृश्य बाहर दिखाई देते हैं। सी सॉ दैट द बस वाज ट्रेवलिंग अलोंग ए कैनल, वो देखती है कि एक नहर के किनारे किनारे बगल बगल बस जा रही है। वाटर वाज फ्लोइंग इन द कैनाल, उस कैनाल में, नदी में पानी बह रहा है। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क बहुत सकरी थी। ऑन द वन साइड देयर वाज कैनाल, एक और कैनाल थी। एंड ऑन द अदर साइड देयर वर पाल्म ट्रीज, दूसरी ओर पाम के वृक्ष थे। ग्रासलैंड, हरे भरे खेत थे। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर उसको पर्वत दिखाई दे रहे थे। एंड द वाइड ब्लू स्काई, और विस्तृत नीला आकाश दिखाई दे रहा था। सी कैन सी ग्रीनरी एवरीवेयर, उसको चारों ओर हरे भरे हरियाली दिखाई दे रही थी। ग्रीनरी मतलब एवरीवन, चारों ओर, ग्रीनरी माने हरियाली। सी ऑल्सो सॉ डीप डिच, उसको गहरी खाई भी दिखाई दी। डीप माने गहरी, डिच माने खाई। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, दूसरे किनारे, रोड के किनारे पर उसको गहरी खाइयां दिखाई दी। देयर वर एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, वहां एकड़ों एकड़, कई एकड़, हजारों एकड़ हरे भरे खेत थे। सी वाज हैप्पी एंड सरप्राइज टू सी ऑल दीज सीन्स, इन सभी दृश्यों को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। तो ये सब कुछ आपको लिखना है अपने शब्दों में। आप थोड़ा सा पढ़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है भाई, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको मन लगाकर इसको एक बार और पढ़ लेना है, अपने शब्दों में पिरो कर लिख देना, छोटे छोटे अच्छे अच्छे वाक्य बनाकर। 14वां प्रश्न क्या होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको 2 प्रश्न होंगे, उनमें से किसी एक का जवाब 40 शब्दों में देना है, और वो प्रश्न आपको दिलाएगा 3 अंक। तो व्हाट वाज चुबुकोव्स ओपिनियन अबाउट लोमोव, चुबुकोव की लोमोव के बारे में क्या राय थी, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। चुबुकोव कोल्ड लोमोव पेटी फोगर, जालसाज पुकारता है। इमेलिसियस, ठीक है, अर्थात एक ईर्ष्यालु। डबल फेस्ड, दोहरे चरित्र वाला, दोहरे चेहरे वाला, मतलब जिसके कभी कुछ ऐसा है ना। इंट्रिग्यूअर, षड्यंत्रकारी। रास्कल, रास्कल दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं। विलेन, वो भी दोनों समानार्थी हैं।
स्केयरक्रो मॉन्स्टर, है ना, मतलब राक्षस जैसा, ब्लाइंड मैन अंधा, टर्निप घोस्ट सलगमी भूत, स्टफ्ड सॉसेज एंड वाइजन फेस्ड फ्रम्प, ही कंसीडर्ड हिम वेरी लो, बहुत तुच्छ व्यक्ति समझता था, सीधी सी बात है। तो जितने किसी व्यक्ति के लिए बुरे विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है वो सब है, तो ये भाई रट लेना। जैसे चुबुक ना, दोबारा से पढ़ के सुनो, चुबुकॉफ कॉल्ड हिम अ पेटिफोगर, ए मैलिशियस, डबल फेस्ड, इंट्रिग्यूअर, रास्कल, ब्लेन, स्केयरक्रो, मॉन्स्टर, ब्लाइंड मैन, टर्निप घोस्ट, स्टफ्ड सॉसेज एंड वाइजन फेस्ड ट्रम्प। ठीक है, फ्रम्प, ही कंसीडर्ड हिम वेरी लो। चलिए मैंने दूसरा प्रश्न इसमें इसको कर लेना, चाहे इसको, राइट अबाउट द करेक्टर ऑफ नटालिया। नटालिया का आपको चरित्र चित्रण करना है। नटालिया इज 25 ईयर्स ओल्ड, डॉटर ऑफ चुबुकोव, ठीक है, एजुकेटेड एंड गुड हाउसकीपर, शिक्षित है, अच्छे घर की देखभाल करने वाली है। सी इज ग्रीडी, लेकिन लालची है। शॉर्ट साइटेड, है ना, अदूरदर्शी है, उसको मतलब सही निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है। शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सेल, मतलब जिसका स्वभाव शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब जल्दी गुस्सेल, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। एंड सीक्रेटली लव्स लोमोव, और मनी मन मतलब गुप्त रूप से लोमोव से प्रेम करने वाली है। तो पढ़ लेना भाई। 15वां प्रश्न है, रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको दो कविताएं दी गई होंगी 4-5 लाइन की, उन पर आपको दो प्रश्न करने, और अथवा आपको ऑप्शन हर प्रश्न में है इंग्लिश में, और प्रत्येक कविता का जो पद्यांश है वो 2 अंक के प्रश्नों के साथ आपको आएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, पहले जो है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, टाइगर वाला है, केज में बंधा हुआ है, तो वो सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट। द पेट्रोलिंग कार, किसकी ध्वनि सुनता है? गश्त करने वाली कारों की। एंड स्टेयर्स, और घूर कर देखता है, कहां घूर कर देखता है? विद हिज ब्रिलियंट आई, चमकती हुई आंखों से देखता है, किसको? एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकते हुए तारों को, अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता है। ये है, तो इसके आधार पर जो ये स्टांजा दिया गया है। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न इसके आधार पर क्या है? हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन हिज केज एट नाइट? टाइगर रात्रि में अपने पिंजड़े में कैसा व्यवहार करता है? आंसर क्या है? ए टाइगर लिसन्ड द नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, सुनता है गश्त करती हुई, ये ना पेट्रोलिंग कार्स। तो ए टाइगर लिसन्स द नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट इन द जू। ही लुक्स एट द स्टार्स इन द स्टारलिट नाइट, तारों से चमकती हुई रात में वो तारों की तरफ देखता है। विद हिज ब्राइट आई, चमकीली आंखों से। ठीक है, तो अपने शब्दों में इसको पिरो दिया भाई। दूसरा प्रश्न क्या है? इमेजिन विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स, जो कविता की स्टांजा में दी गई जो यहां ये 4 लाइनें हैं, इनके आधार पर व्हाट डज ए टाइगर थिंक एट नाइट अबाउट हिमसेल्फ। तो आप सोच कर बताइए, स्वयं टाइगर के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए कि टाइगर अपने बारे में क्या सोच रहा होगा। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया है, टाइगर फाइंड्स हिमसेल्फ इन सैड एंड सॉरोफुल स्टेट। भाई यार, टाइगर जो जिंदा दिल इंसान है, मतलब जानवर है, जो अपने मन का राजा है, जंगल में निर्भीक घूमता है, वो एक पिंजड़े में कैद है तो दुखी तो होगा ही। तो टाइगर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए सैड एंड सॉरोफुल स्टेट, दुख भरी स्थिति में पाता है। ही इज हेल्पलेस, पिंजड़े में बंद है इसलिए हेल्पलेस है। डिस्पाइट हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, हालांकि उसमें असीम शक्ति है। डिस्पाइट माने के बावजूद, कि उसमें असीम शक्ति के बावजूद वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। हेल्पलेस मतलब असहाय महसूस करता है। He thinks about his freedom in jungle, वो उन दोनों की सोचता है
जब वो स्वतंत्रता के साथ जंगल में रहा करता था। काश वो सोचता है कि जंगल में स्वतंत्र अवस्था में रहूं भाई। इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलिए, अथवा में आपको पता लगी द फॉग कविता से, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। बहुत शानदार कविता है। तो देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग ऑफ फॉग। इसमें जो लिखा है ना कि जो फॉग है वो एक बिल्ली की तरह आता है। जैसे बिल्ली अपने शिकार पर घात लगाकर देखती है आंखों से इस तरह से, उसी तरह वो भी शेर को या बंदरगाह को अपने आगोश में जो कोयरा है ले लेता है। और बिल्ली कब आती है कब चली जाती है, चुपके से आती है चुपके से चली जाती है, उसी तरह कोयरा कब आ जाता है कब वो चला जाता है पता नहीं लगता। तो यहाँ कभी कोयरे की बिल्ली से तुलना करता है। तो पहले में ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपीयरिंग इन डिसअपीयरिंग ऑफ फॉग, यहाँ जो कोयरा है कब प्रकट हो जाता है कब गायब हो जाता है, आप इससे क्या समझते हैं। तो मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से जो प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है उसको ढंग से पढ़ लेना। ये थोड़ा सा मैंने सरल प्रश्न नहीं रखे जिससे आपकी बुद्धि थोड़ी सी क्रियाशील बने, आप सोचने को मजबूर हो, ऐसे प्रश्न रखें। अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग ऑफ फॉग इंडिकेट्स दैट वी कैन परस्यू द टारगेट साइलेंटली, कि हम भी अपना कोई टारगेट है अपना कोई लक्ष्य है उसी तरह चुपके से हासिल कर सकते हैं। एंड देन अटेन इट, जब उसको प्राप्त कर लें उस लक्ष्य को, अटेन माने प्राप्त करना, विद ए व्यू ऑफ सक्सेस, सफलता के साथ। व्हाट आर द सिमिलरिटीज पोएट हैज ड्रॉन इन द पोएम फॉग। तो फॉग में बिटवीन, अच्छा आगे इसमें बिटवीन फॉग एंड द कैट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिमिलरिटी समानताएं बताइए कवि ने फॉग और कैट के बारे में। तो वो मैंने लिख दिए, द पोएट रियली थिंक्स द फॉग इज लाइक ए कैट, कि कवि वास्तव में सोचता है कि भाई जो कोयरा है वो बिल्ली की तरह है। क्यों? द फॉग कम्स जस्ट लाइक कैट, कोयरा भी बिल्ली की तरह आता है अर्थात साइलेंटली आता है, चुपचाप आता है। बिल्ली चुपचाप आती है, कोयरा भी चुपचाप आता है। कब आपके कमरे में बिल्ली प्रवेश कर जाए पता नहीं चलता है। उसी तरह फॉग कम्स जस्ट लाइक ए कैट अर्थात साइलेंटली। दूसरा, इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस, पंजों के बल चुपचाप बैठ जाता है, पता ही नहीं लगता। जस्ट एज ए कैट सिट्स, जैसे बिल्ली बैठ जाती है ना, उसी तरह कोयरा भी किसी शहर पर या बंदरगाह पर कब अपने पंजों के साथ आकर बैठ जाए, कब उस पर छा जाए, पता ही नहीं चलता। तीसरा कारण दिया है, तीसरी समानता बताइए, इट लुक्स ओवर हार्बर ये एंड सिटी विदाउट मेकिंग एनी डिस्टरबेंस, ऊपर छा जाता है किसी शहर या बंदरगाह पर बिना कोई डिस्टर्ब किए किसी को। रात्रि में पता नहीं कोयरा हमारे कब शहर को या बंदरगाह को अपने आगोश में ले ले, पता ही नहीं चलता। एंड देन मूव्स ऑन जस्ट लाइक ए कैट, और बिल्ली की तरह चुपचाप चला भी जाता है। तो ये तीन समानता हैं जो कवि ने खींची हैं कोयरे और बिल्ली के बीच। तो अब चलते हैं हम 16वां प्रश्न, आंसर एनी 2 out of 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। आपको कविताओं में से दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने होंगे जो प्रत्येक 2 अंक का होगा, अर्थात आपको 4 अंक इससे मिलेंगे अगर आप 2 प्रश्न कर पाते हैं 3 में से। तो पहला प्रश्न है, हाउ इज कस्टर्ड द ड्रैगन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जो है ना द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाली जो कविता है उसमें कस्टर्ड को ड्रैगन किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो मैंने लिख दिया है, कस्टर्ड जो ड्रैगन है, ड्रैगन को ही कस्टर्ड बोल रहे हैं ना क्योंकि वो डरपोक है इसलिए। और इसमें यह भी प्रश्न आ सकता था कि ब्लिंडा किन किन जानवरों के साथ रहती है, यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है इस पाठ में से। तो मैंने ये प्रश्न को लिख दिया है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके नुकीले
दांत हैं, स्पाइक्स ऑन टॉप, और ऊपर नुकीले कांटे हैं, स्पाइक्स हैं, स्केल्स अंडरनीथ, नीचे की कठोर चमड़ी की परतें हैं, हिज माउथ इज लाइक फायर प्लेस, उसका मुंह ऐसा लगता है जैसे कोई आग का घर हो, नोज लाइक ए चिमनी, उसकी नाक चिमनी की तरह दिखाई देती है, एंड डैगर्स ऑन हिज टोज, और टोज माने अंगूठा जो होता है ना, उसमें ऐसा लगता है कि कटारें लगी हुई हैं। तो इसको आप ढंग से याद कर लेना। दूसरा प्रश्न है, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द बॉय, बच्चे के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, जो बाल पोएम से ली गई है भाई। ये द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू द बॉय दैट वी शुड नॉट फील सॉरी ओवर द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, कि संसार की वस्तुएं अगर हमें खो जाएं तो हमें बच्चे की तरह शोक नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा अपनी गेंद बंदरगाह में ये के जो पानी है उसमें गिर जाने के बाद कर रहा है, तो हमें भी सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा मोह माया नहीं करना चाहिए। यही संदेश कवि इस कविता के माध्यम से आपको देना चाहता है। पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू द बॉय दैट वी शुड नॉट फील सॉरी ओवर द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। ठीक है भाई। तीसरा प्रश्न क्या है, तीन में से दो करने। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रीज, जो कविता है ना द ट्रीज नाम से, उसका केंद्रीय भाव क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम टेल्स अस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, इस कविता के माध्यम से कवि एक विरोधाभास बताने का प्रयास करता है जो मतलब आदमियों और प्रकृति के बीच में, क्योंकि आदमी इतना लोलुप हो गया है, लालची हो गया है कि वो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करता जा रहा है, चाहे ये नहीं सोच रहा है कि पेड़ों के कारण मृदा अपरदन बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारी स्थिति गंभीर होती जा रही है। पेड़ हमें जो प्राणवायु उपलब्ध कराते हैं उनको हम काट कर अपने घरों में सजा रहे हैं। ठीक है, मैन हैज ब्रॉट ट्रीज टू डेकोरेट देयर हाउस एज ट्रीज इनसाइड, अपने घरों को सजाने के लिए पेड़ों को अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये सही नहीं है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है, यही संदेश अपने माध्यम से देना चाह रहा है। अब 17वां प्रश्न देखिए, आंसर एनी वन आउट ऑफ टू फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको दो प्रश्न दिए गए हैं जो दूसरी किताब है उसमें से, भाई उसमें से आपको दो में से एक प्रश्न करना है, 80 शब्दों में उत्तर देना है, 5 अंक आपको दिलाएगा। ड्रॉ ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण आपको संक्षेप में लिखना है। ड्रॉ माने खींचना, ब्रीफ माने संक्षिप्त, करेक्टर माने चरित्र, स्केच ऑफ भोली। तो भोली बहुत सबसे शानदार कहानी है भाई, आपको पता ही है। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा था। शी फेल फ्रॉम ए कोट व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी तो वो गिर जाती है भाई। दिस कॉज्ड हर ब्रेन डैमेज, उससे उसके मस्तिष्क के एक हिस्से में चोट लगती है। एंड शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, जिससे वो एक पिछड़े बालक के रूप में विकसित होती है। सी स्टेमर्ड ऑल्सो, वो जब बोलना शुरू करती है देरी से तो हकलाती, स्टेमर माने हकलाना शुरू कर देती है। एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स लेफ्ट पैक मार्क्स ऑल ओवर हर फेस, और चेचक होने के कारण उसके चेहरे पर जगह जगह निशान बन जाते हैं। एंड बॉडी एंड सी बिकेम अगली, चेहरे के साथ साथ शरीर पर भी निशान बनते हैं, जिससे वो और बदसूरत हो जाती है। अकलाती तो पहले से ही थी और उसका विकास चोट लगने के कारण हुआ ही नहीं था। एट द एज ऑफ 7 शी वाज सेंट टू स्कूल, तहसीलदार ने जबरदस्ती करके, क्योंकि तहसीलदार उद्घाटन करने आए थे रामलाल के गांव में, भोली के पिता के गांव में, और वो जिम्मेदार थे, सरपंच थे उस गांव के, तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को भेजो, तो उन्होंने जब तहसीलदार के दबाव में भोली को स्कूल भेजा था। और वो आपने कहानी में पढ़ा कितनी स्थिति खराब थी, पुराने कपड़े पहनाकर, पहली बार पुराने थे पर बहनों के थे, फिर भी पहली बार अच्छे ढंग के कपड़े पहने थे बिना प्रेस के। एट द एज ऑफ 7 शी वाज सेंट टू स्कूल, 7 वर्ष की उम्र में उसको स्कूल भेजा जाता है। ए लेडी टीचर टॉट एंड एनकरेज्ड हर, लेकिन वहां जो शिक्षिका है उसने उसको प्रेरित किया, उसको सिखाती है, पढ़ाती है, प्रेरित करती है। सी बिकेम बोल्ड, और आगे जाके वो निर्भीक लड़की के रूप में
विकसित होती है, कॉन्फिडेंट, विश्वास उसमें पैदा होता है, एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, और आत्मसम्मान। जब विशंबरनाथ, जो उससे उम्र में कई गुना ज्यादा था, एक बुजुर्ग के साथ, विदुर के साथ, जो पहले से ही बच्चों का पिता था, उसके साथ जब उसकी शादी होती है और अपने पिता का वो अपमान देखती है विशंबरनाथ के हाथों, तो वो विशंबरनाथ से शादी ना करने का ऐलान कर देती है। जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि भोली जैसी एक सीधी सादी लड़की विद्रोह कर देती है। कहानी पढ़ने में मजा आता है, आप इसको ढंग से पढ़ लेना। दूसरा प्रश्न है भाई, दो में से कोई एक करना है, 5 अंक का, 80 शब्द लिखने। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? हालांकि दुष्ट व्यक्ति था ग्रिफिन, आपने पता ही है कैसी दुष्टता की थी, लेकिन फिर भी वो वैज्ञानिक तो था। तो आप उसकी वैज्ञानिक रूप में ग्रिफिन के बारे में आपकी क्या राय है? हाउ वुड यू असेस, आप कैसे असेस करोगे ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? देयर इज नो डाउट दैट ग्रिफिन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ग्रिफिन एक बहुत महान वैज्ञानिक था। क्यों वैज्ञानिक था? ही हैड मेड ए ब्रिलियंट डिस्कवरी, शानदार उसने खोज की थी, टू मेक समबडी इनविजिबल, कि वो किसी को भी अदृश्य बना सकता था, अदृश्य बना सकता। जैसे मिस्टर इंडिया में घड़ी को बटन दबाने पर अदृश्य हो जाता था ना अनिल कपूर, ऐसे ही वो अदृश्य हो जाता था विशेष प्रकार की टेबलेट खाकर। He had carried out one after one many scientific experiment, उसने एक के बाद एक अनेकों ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग किए to prove that the human body could become invisible, कि मानव शरीर को भी अदृश्य किया जा सकता है। Eventually he swallowed certain rare drugs, कुछ ऐसी रेयर ड्रग्स थी, दवाइयां थी, जिनको वो निगलने के बाद, swallow माने निगलने के बाद, and his body became as transparent as a sheet of glass, उसकी जो बॉडी है वो कांच की सीट की तरह पारदर्शी हो जाती थी। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और कांच की तरह कठोर भी रहती थी, ऐसे नहीं कि वो कमजोर हो जाए। ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, लेकिन वो अपनी खोजों का दुरुपयोग करता है, जो आप कहानी में पढ़ते हैं किस तरह से कांच चोरी करता है, क्या क्या करता है वो। बट इट कांट बी डिनाइड, लेकिन उसमें हजारों बुराइयां हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता, डिनाइड माने नकारा नहीं जा सकता, दैट ही वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कि वो एक महान वैज्ञानिक तो था भाई। 18वां प्रश्न देखिए, आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। आपको 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में देने, 2-2 नंबर के हैं भाई। हाउ डज थिंक टैंक कंपेयर्ड अर्थलिंग्स विद मेरिटियंस? वो मंगल ग्रह के लोगों की तुलना थिंक टैंक पृथ्वी वाले लोगों से कैसे करता है? वो सोचता ही था कि भाई हमसे महान कोई नहीं, मंगल ग्रह का निवासी तो था थिंक टैंक, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। तो देखो, थिंक टैंक कंसीडर्स मेरिटियन हैंडसम, वो अपने मंगल ग्रहवासियों को कैसा मानता था? ज्यादा सुंदर मानता था। एंड मोर इंटेलिजेंट, और ज्यादा बुद्धिमान भी मानता था। अर्थलिंग्स अर्थात धरती के जो निवासी थे, आर अगली, उसकी दृष्टि में, उसकी सोच के अनुसार जो पृथ्वी के निवासी हैं वो कैसे थे? अगली, भद्दे, एंड लेस इंटेलिजेंट, बुद्धि भी कम वाले, हम लोगों को वो कम बुद्धि वाला समझता था। एंड बिकॉज दे हैव टीनी हेड्स, क्योंकि वहां के लोगों के या हमारे लोगों के जो पृथ्वी पर निवास करते हैं उनके सिर छोटे थे, तो उसके अनुसार वो भद्दे हैं, बदसूरत हैं, कम दिमाग के हैं और सुंदर भी नहीं है। चलिए रट लेना भाई। What did Loizol bring that evening in a happy mood? Loizol प्रसन्न मुद्रा में उस दिन क्या घर लेकर आया था? इनविटेशन कार्ड लेकर आया था। That evening Loizol brought an invitation from the Minister of Public Instruction in a party at their home. ये तो आपको याद है भाई। तीसरा प्रश्न देखिए, What was the biggest mistake made by Horace Denby? Horace Denby के द्वारा सबसे बड़ी की गई गलती क्या थी? Horace Denby removed his gloves to light cigarette of the lady. ये सबसे बड़ी गलती की थी। इतना बड़ा वो लॉक स्मिथ था, तालों को तोड़ने में माहिर था, फिर भी उसने क्या गलती की? He opened the safe without gloves.
उसने सेफ को बिना ग्लव्स के खोल दिया, और बिना ग्लव्स के खोलेगा तो फिंगरप्रिंट्स वर देयर, फिंगरप्रिंट्स उस पर पड़ गए थे। ये सबसे उसकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न पर भाई। चूज द करेक्ट आंसर। आपको 19वें प्रश्न में 3 प्रश्न आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो फर्स्ट, जो प्रत्येक 1 अंक का होगा, व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लॉयजेल प्लेजर। मिस्टर और मिसेस लॉयजेल के जो आनंद ले रहे थे पार्टी में, उसको किस चीज ने खराब किया था? उनका नेकलेस खो गया था ना, उसने। द लॉस ऑफ नेकलेस, इट इज द करेक्ट वन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वेयर वाज द रूम ऑफ ओजेविल। ओजेविल का कमरा कहां था? 6th फ्लोर पर था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। ए इज द करेक्ट वन। हाउ मच मनी वाज केप्ट बाई अनिल अंडर द मैट्रेस। अनिल जो मालिक था, उसने गद्दे के नीचे कितने रुपए छिपा कर रखे थे? 600 रुपए। 50-50 के 12 नोट थे। ठीक है, 600 रुपीज इन 50s। तो ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आशा है ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो यार कहूं क्यों? क्योंकि आप ना तो लाइक करोगे, ना मित्रों के साथ शेयर करोगे, और चैनल्स को सब्सक्राइब तो करोगे ही कहां आप, क्योंकि उतने ही हैं जितने रहते हैं। ठीक है, ये आपका काम है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप देखते रहिए। और मैं वीडियो शायद मैं 90% प्रयास करूंगा कि कल एक और वीडियो लेकर आऊं सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए के लिए नहीं लाऊंगा, क्योंकि सेक्शन ए में अपठित गद्यांश आते हैं। देखते हैं कौन सा वीडियो लेकर आता हूं। हाँ, आप 5 और 6 को मेरे वीडियो जरूर देख कर जाना, क्योंकि आपकी तैयारी कराने में ये पूर्ण सक्षम है। मैं टाइम खराब करने वाली वीडियो नहीं बनाता, ना 15 मिनट में ऐसा कहता हूं कि इन्हीं में से आएगा, ना मेरे कोई थंबनेल ऐसे होते हैं। झूठ का साथ में नहीं देता। आपकी भलाई के लिए अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूंगा। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो तक गुड नाइट, क्योंकि रात्रि के समय बज रहे हैं 12:10। अभी मैं इसको एडिट करूंगा, सोऊंगा कब? और सुबह 7 बजे मुझे स्कूल भी रवाना होना है, क्योंकि परीक्षा है 12वीं की। चलो, नमस्कार, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।